नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों, आज हम ये हमारा वीडियो नंबर 5 है, ऑब्जेक्टिव वीडियो नंबर 5 पार्ट 1। और इसमें आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और इस टॉपिक को करवाने से पहले मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव आपको समझाना चाहता था, स्पेशली दी फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसके लिए मैंने एक वीडियो 2 दिन पहले बना के रिलीज़ कर दिया था। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सभी ने वो वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ उस वीडियो पर जाइए और उस वीडियो को प्ले में जाके ज़रूर देखिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस, जो कि क्योंकि हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है तो इसमें हम ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बात नहीं करेंगे, पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फटाफट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूचना किसे कहते हैं। तो सूचना किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न विचार। तो एक पर्सन के माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं वो सभी एक तरह की सूचना होती है। दूसरा क्वेश्चन है, सूचना का संगठित रूप क्या कहलाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार आता है ये। इसका संगठित रूप जो है ज्ञान कहलाता है, यानी कि नॉलेज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकृति एवं आकार के अनुसार ज्ञान क्या होता है। तो ज्ञान जो है वो गतिशील और बहुआयामी होता है, मतलब मल्टी डायमेंशनल होता है ज्ञान, और कंटिन्यूस जो है वो चलता रहता है, गतिशील रहता है। अगला सवाल है, यदि सूचना एवं ज्ञान की समानता कपास से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया से करें तो उसमें सूचना तथा ज्ञान क्या कहलाएंगे। तो अगर सूचना को कपास माना जाए और ज्ञान को कपड़ा माना जाए तो सूचना और ज्ञान जो है वो क्या कहलाएंगे। तो इस हिसाब से सूचना जो है वो धागा और ज्ञान जो है वो कपड़ा। तो आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना अथवा ज्ञान से संबंधित उस व्यवस्था को क्या कहेंगे जिसके द्वारा वे उपयोक्ताओं हेतु उपयोगी हो सके। तो इसका आंसर हो जाएगा संगठन। ठीक है, अगला सवाल है, सूचना अथवा ज्ञान का संगठन ग्रंथालयों में किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो सूचना और ज्ञान को किस तरह से संगठित किया जाता है पुस्तकालय में, आई होप सभी को पता है। इसका आंसर होगा वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। अगला सवाल है, विषयों की निर्माण विधियां से सही क्या आशय होता है। विषयों की निर्माण विधियां से सही आशय क्या है। तो इससे सही आशय होता है नवीन विषयों का विकास करना। तो जो मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, उन प्रोसेसेस को यूज़ करके न्यू सब्जेक्ट्स का विकास डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्टिव वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विषयों की निर्माण विधियां नामक पद किसने दिया था। तो विषयों की निर्माण विधियां नामक जो पद है, यानी कि मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा था, ये पद दिया था मिस्टर रंगनाथन ने। नेक्स्ट सवाल है, विषयों के निर्माण की कौन सी विधि के अनुसार विशुद्ध विषय प्योर सब्जेक्ट प्राप्त होते हैं। तो कौन सी विधि के अनुसार प्योर सब्जेक्ट प्राप्त होते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आप अपनी डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसमें जाके देखें और इसका आंसर आप खुद ही बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषयों के निर्माण की कौन सी विधि के अनुसार मिश्रित विषय कंपाउंड सब्जेक्ट प्राप्त होते हैं। तो कंपाउंड, वैसे तो ये भी उसमें दिया हुआ है, बट फिर भी इसका आंसर हो जाएगा अबद्ध विषय संग्रह। ठीक है, अगला सवाल है, विषयों की श्रृंखला चेन ऑफ सब्जेक्ट्स किस विधि से प्राप्त होती है। तो चेन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो अनाच्छादन, यानी कि डिनोडेशन से प्राप्त होती है। विच्छेदन क्या होता है, विच्छेदन होता है आपका डिसेक्शन। और विलयन क्या होता है, विलयन होता है फ्यूजन। और विभाजन क्या होता है, विभाजन होता है फिजन। फिजन में डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है सब सब्जेक्ट्स को। और विलयन में दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिक्स करके फ्यूजन तैयार किया जाता है। विच्छेदन में डिसेक्शन में क्या होता है, जिस सेक्शन में समान महत्व वाले सब्जेक्टों में बांट दिया जाता है। अनाच्छादन यानी कि चेन ऑफ सब्जेक्ट, आप जैसे समझ ही गए होंगे। मान लीजिए आपको दिल्ली सब्जेक्ट लेके आना है वर्ल्ड से, तो वर्ल्ड से क्या होगा, वर्ल्ड से एशिया, एशिया से इंडिया, इंडिया से दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से चेन ऑफ सब्जेक्ट तैयार होते हैं। अगला सवाल है, पुष्पीय पौधे और पुष्पहीन पौधे किस विधि के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो पुष्पीय पौधे और पुष्पहीन पौधे ये किस विधि के अनुसार प्राप्त होंगे, ये विच्छेदन के अनुसार, यानी कि डिसेक्शन के अनुसार प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल विषय बेसिक सब्जेक्ट किस विधि से प्राप्त होते हैं। तो बेसिक सब्जेक्ट किस विधि से प्राप्त होंगे, बेसिक सब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए हमें करना पड़ता है विभाजन, यानी कि फिजन। ठीक है, अगला सवाल है, जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री किस विधि से प्राप्त हुआ है।
तो ये किस विधि से प्राप्त होता है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या हुआ, दो सब्जेक्टों का विलय हो गया, यानी कि विलय होने के फ्यूजन की वजह से बायोकेमिस्ट्री तैयार हुआ है, तो ये विलियन इसका हो जाएगा आंसर, और इंग्लिश में से बोलेंगे फ्यूजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजन विधि यानी कि विभाजन विधि, फिजन से किस प्रकार के विषय प्राप्त होते हैं? तो फिजन से जो है मूल विषय प्राप्त होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सामुद्रिक विज्ञान ओशियनोग्राफी किस विधि से प्राप्त होता है? तो ओशियनोग्राफी किस विधि से प्राप्त होता है? ये एग्लोमेरेशन यानी कि समूहन से प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण कैसी प्रक्रिया है? तो वर्गीकरण जो है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्लासिफिकेशन जो है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। दो में विभाजन करना क्या कहलाता है? तो दो में विभाजन करना डिचोटोमी कहलाता है, और 10 में करेंगे तो क्या कहलाएगा? 10 में करेंगे तो डेकाचोटोमी कहलाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। डिचोटोमी की प्रक्रिया वर्गीकरण में किससे संबंधित है? तो डिचोटोमी की प्रक्रिया जो है वर्गीकरण में पारफरी के वृक्ष से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक वर्गीकरण में विभाजन का आधार क्या होता है? तो तार्किक वर्गीकरण में विभाजन का आधार जो है वो दर्शन और तर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग रूप आकार के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो रंग रूप आकार के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण जो है वो कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है, यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहलाता है। पौधों का वर्गीकरण हम छोटी पत्ती वाले पौधे एवं बड़ी पत्ती वाले पौधों के आधार पर करें तो यह वर्गीकरण यह वर्गीकरण का कौन सा प्रकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृत्रिम वर्गीकरण। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। दार्शनिक वर्गीकरण का वास्तविक आशय किस पर आधारित होता है? दार्शनिक वर्गीकरण का वास्तविक आशय जो है वो दर्शन एवं तर्क पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिफिकेशनिस्ट कौन होता है? क्लासिफिकेशनिस्ट आई होप आप सभी को पता है। क्लासिफिकेशनिस्ट उसे कहते हैं जो वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करता है। तो वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करने वाले को हम क्लासिफिकेशनिस्ट कहते हैं। अगला सवाल है, वर्गीकार क्लासिफायर कौन होता है? तो वर्गीकार जो क्लासिफायर है वो होता है जो पुस्तकों का वर्गीकरण करता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन वर्गीकरण पद्धति के निर्माता नहीं है? इनमें से किसने जो है क्लासिफिकेशन स्कीम किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण नहीं किया है? तो वो है शेयर्स। तो डीवी ने किसका निर्माण किया है? सभी को पता ही है, डीवी ने क्या किया है? डीडीसी, है ना। और रंगनाथन ने क्या किया है? कोलन क्लासिफिकेशन। और ब्लिस ने किसका किया है? अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे याद आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ वर्गीकरण का पहला विद्वान कौन था? तो ग्रंथ वर्गीकरण का पहला विद्वान जो थे वो मिस्टर बेकन थे। अगला है, प्रथम वांग्मयात्मक वर्गीकरण पद्धति किसने निर्माण की थी? वांग्मयात्मक मतलब बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पद्धति किसने निर्माण किया था सबसे पहले? तो वो किया था मिस्टर गैशनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपूपा मेथड किससे संबंधित है? अपूपा मेथड जो है वो वर्गीकरण से संबंधित है, यानी कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, वर्गीकरण में अवशेष विधि रेसिड्यू मेथड क्या खोजने के लिए होती है? रेसिड्यू मेथड जो है वो व्यक्तित्व पक्ष यानी कि पर्सनैलिटी फेसेट को सर्च करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक भाषा से वर्गीकरण की भाषा में किसी पुस्तक के लिए के किए गए अनुवाद को क्या कहते हैं? प्राकृतिक भाषा से वर्गीकरण की भाषा में जो किसी पुस्तक के लिए किए गए अनुवाद को क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे क्लास नंबर यानी कि वर्ग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलेगोमिना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्रोलेगोमिना नामक पुस्तक जो है वो हमारे मिस्टर रंगनाथन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलेगोमिना पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ग्रामर टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? ग्रामर टू क्लासिफिकेशन नाम की पुस्तक के रचयिता थे मिस्टर शेयर्स। अगले सवाल पे चलते हैं, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट जो है मिस्टर जेम्स डफ ब्राउन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण के गत्यात्मक सिद्धांत डायनेमिक थ्योरी के मुख्य शिल्पी कौन थे? तो डायनेमिक थ्योरी के मुख्य शिल्पी जो थे मिस्टर रंगनाथन थे। अगले सवाल पे चलते हैं, सैद्धांतिक वर्गीकरण में सिद्धांतों हेतु कैनन पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कैनन पद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मिस्टर शेयर्स ने किया था। वर्गीकरण में साहित्यिक मांग का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट जो है वो मिस्टर रिचर्डसन की देन है। अगले सवाल पे चलते हैं, वर्गीकरण में सहायक अनुक्रम के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस जो है वो मिस्टर रंगनाथन ने दिया था। अगला सवाल है, भित्ति चित्र सिद्धांत वॉल पिक्चर प्रिंसिपल किससे संबंधित है? तो वॉल पिक्चर प्रिंसिपल जो है
वो पक्ष अनुक्रम यानी कि फेसेट सीक्वेंस से रिलेटेड है। अगले सवाल पे चलते हैं। वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक एकमतता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कॉन्सेंसस का प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं मिस्टर ब्लिस। अगला सवाल देख लेते हैं। विशेषता का उपसूत्र कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स किसका उपसूत्र है? तो ये हो जाएगा वैचारिक धरातल यानी कि आइडिया प्लेन। यहाँ पे 3 प्लेन्स दिए हुए हैं, आइडिया प्लेन, वैचारिक धरातल, वर्बल प्लेन, शाब्दिक धरातल, अंकन धरातल मतलब नोटेशन प्लेन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइडिया प्लेन। अगला सवाल है। पूर्ण अंग सिद्धांत होल ऑर्गन प्रिंसिपल किससे संबंधित है? होल ऑर्गन प्रिंसिपल जो है वो पक्ष अनुक्रम से संबंधित है यानी कि फेसेट सीक्वेंस से संबंधित है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा पक्ष अनुक्रम सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे 4 सिद्धांत दिए हुए हैं और पूछा गया है कि पक्ष अनुक्रम सिद्धांत कौन सा नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है भित्ति चित्र सिद्धांत, पूर्णांक सिद्धांत, कार्य कारणकर्ता उपकरण सिद्धांत, परवर्ती विकास सिद्धांत। तो परवर्ती विकास सिद्धांत जो है वो पक्ष अनुक्रम सिद्धांत यानी कि फेसेट सीक्वेंस नहीं है। अगला सवाल है। रसाकर्षण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस का संबंध किससे है? तो प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस का संबंध जो है वो पुनर्वर्गीकरण से है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। पदावली का उपसूत्र कैनन फॉर टर्मिनोलॉजी का संबंध किससे है? कैनन फॉर टर्मिनोलॉजी का सिद्धांत जो है वो नोटेशनल प्लेन से है यानी कि आंकिक धरातल से है। अगले सवाल में पूछा गया है कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन का संबंध निम्न में से किससे है? कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन का संबंध जो है वो श्रृंखला यानी कि सीक्वेंस से है। अगला सवाल है। परिगणात्मक पद्धति इनमरेटिव स्कीम का अभिप्राय क्या होता है? तो इनमरेटिव स्कीम का अभिप्राय होता है स्वनिर्मित वर्गांक प्रदान करने वाली पद्धति, मतलब ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम जो कि ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन नंबर, जो कि सेल्फ मेड क्लासिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैश्लेषी संश्लेषणात्मक एनालिटिको सिंथेटिक वर्गीकरण पद्धति का आशय क्या होता है? तो एनालिटिको सिंथेटिक वर्गीकरण पद्धति का आशय होता है स्वच्छंद पक्षात्मक यानी कि इसे हम बोलेंगे ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल है। किसी पुस्तक का वर्गीकरण करते समय कितने धरातल प्लेन्स पर विचार किया जाता है? तो 3 तरह के प्लेन्स पर विचार किया जाता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। और वो 3 तरह के कौन से हैं? सबसे पहला है आइडिया, उसके बाद है आइडिया के बाद होता है आपका वर्बल, और वर्बल के बाद है आपका नोटेशन। ठीक है, तो ये 3 तरह के प्लेन्स हैं नोटेशन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है। अंकन धरातल नोटेशनल प्लेन क्या होता है? तो नोटेशनल प्लेन जो है वो अभिज्ञान के लिए कुछ चिन्ह प्रदान करता है यानी कि वो सिंबल्स प्रोवाइड करता है क्लासिफिकेशन में। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कोई कुछ सवाल, आपको कुछ प्रश्न जो हैं इस वीडियो के अच्छे लगे हों और आपको लगे कि ये प्रश्न जो है आपको आपके आने वाले पेपर में काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।